चलिए सेट 2 के एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक, आज और 10 क्वेश्चन देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन साथ में। पहला क्वेश्चन देखो, यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन अ नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। क्या होगा आंसर बताओ। राउटर, पेन ड्राइव, नोड, केबल, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑप्शन से क्लियर है, राउटर। राउटर क्या होता है जानते हो। एक तो जिसके यहाँ इंटरनेट लगा होगा तो देखना ऐसे एक डब्बा बने रहेगा, 3 ठोक ऐसा केबल रहता है, वही क्या है, राउटर। ठीक है, वही क्या है, राउटर। नाम से क्लियर है, राउटर मतलब जो रूट डिसाइड करे, रूट डिसाइड करे। ये जितने शब्द बता रहा हूं उनको लिख लेना। हो सकता है वैसे ऑप्शंस दे के पूछे आपको। आप जान गए राउटर क्या है, वो डब्बा सामने रखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में वैसे ही थोड़ी ना पूछेगा जो डब्बा आपके घर में रखा है उसको क्या बोलते हो। है? तो राउटर, राउटर क्या है, जो रूट डिसाइड करे, पाथ डिसाइड करे। ठीक, ये ये एक नेटवर्किंग ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है। जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करती है। ठीक, ये सारे नेटवर्क के बीच कनेक्शन स्थापित करती है। ठीक है, क्या बोला, राउटर क्या है, नाम से क्लियर है, जो रूट डिसाइड करे, एक पाथ डिसाइड करेगा। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है। जैसे आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कोई मैसेज भेजना है तो वो डेटा के रूप में जाता है और डेटा टुकड़ों टुकड़ों में जाता है, डेटा पैकेट्स। जब मैं इंटरनेट वाला चैप्टर आपको डीप में पढ़ाऊंगा ना तो उसमें समझेंगे, जितने भी इंटरनेट के टेक्नोलॉजीज हैं सारे लाइन से समझेंगे। ये सारे नेटवर्क के बीच कनेक्शन स्थापित करती है कौन, राउटर। ठीक है, जैसे कल मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहा था तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ईमेल संबंधी बताया। ईमेल संबंधी 3 प्रोटोकॉल्स थे। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, एकदम घुस के उसको समझने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता, और अगर हम उस पर काम नहीं किए हुए हैं तो हमको नहीं समझ आने वाला। इससे अच्छा आसान भाषा में समझ लो और उसको छोड़ दो, क्या है जानने की जरूरत नहीं, याद होना चाहिए। कीबोर्ड माउस देखे हो तो उस पर काम कर रहे हो, समझ आ रहा है, लेकिन उतना डीप पे अगर काम नहीं किए हो तो नहीं समझ आएगा। बस जो बता रहा हूँ उसको याद रख लेना। 3 प्रोटोकॉल में बताया था, एसएमटीपी, पीओपी और आईएमएपी। भेजने के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम में ही ट्रांसफर है, मेल ट्रांसफर। भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। रिसीव करने के लिए पीओपी और आईएमएपी। एक जन रहेगा पीओपी, बहुत सारे रहेंगे आईएमएपी। ठीक, इतना क्लियर। वैसे ही जैसे ईमेल में 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट में टीसीपी और आईपी, ये 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये राउटर आया तो मैं बता दे रहा हूँ इंटरनेट की दुनिया की कुछ भाषाएं। टीसीपी क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मान के चलो ये चुन्नू है, ये मैसेज भेज रहा है किसको, मुन्नू को। ठीक है, तो चुन्नू जो मैसेज भेजेगा मुन्नू को, वो भैया एक बार में नहीं चल देगा उठ के। ये क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है जिसको हम डेटा पैकेट्स के नाम से जानते हैं। क्या, डेटा पैकेट्स। ठीक है, डेटा पैकेट्स। और ये पूरे मैसेज को छोटे छोटे डेटा पैकेट में तोड़ने का काम कौन करता है, टीसीपी करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आईपी, ये क्या करता है, ये भी पाथ डिसाइड करने का काम करता है कि भैया मैसेज कहाँ तक पहुंचे, ये मुन्नू को ही पहुंचे, उसके बाबू को पहुंच गया दिक्कत है, चुन्नू को भी और मुन्नू को भी। ठीक, तो ये मैसेज रिसीव कराने का काम करता है और ये भी पार्ट डिसाइड करने में हेल्प करता है। ये टीसीपी आईपी हो गए, 2 प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, और भी कुछ टर्म है जैसे रिपीटर हो गया, हब हो गए, ये सब हम लोग इंटरनेट जब पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे। ठीक है,
जैसे देखो रिपीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मान के चलो चुन्नू और मुन्नू की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है ना वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है, मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक, तो क्या होता है, तो आवश्यकता होती है रिपीटर की। रिपीटर कितना भी दूरी रहे यहाँ से यहाँ आपको डेटा पहुंचाने में मदद कर देगा। जैसे सिंपल उदाहरण देता हूँ, फल तोड़ने वाला, सबके गांव घर में कुछ एक आध फल होगा ही नींबू, और नहीं होगा आजू बाजू वाले चोरी करते होंगे, तो भैया हर फल ऐसे पकड़ा के तोड़ लेते हो क्या? नहीं। आम पकड़ा जाएगा? नहीं। सीताफल नहीं पकड़ाएगा, तो क्या करते, बांस लेके आते उससे तोड़ते कि नहीं। ठीक, तो वो जो बांस है वो क्या है, रिपीटर है। इंटरनेट की दुनिया में वही रिपीटर है। ठीक है, समझ बात। तो याद रखना राउटर, फिलहाल ये सारे टर्म्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट ऑप्टिकली रीड्स एन इमेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल सिग्नल। निम्नलिखित में कौन से एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो वैकल्पिक रूप से एक छवि को पढ़ता है और इसे एक डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? स्कैनर। ये सभी भैया डिजिटली, मतलब जो कंप्यूटर में दिख रहा है आपको, स्कैनर मोबाइल में भी आपके स्कैनर होता है, कोई हार्ड कॉपी को ऐसे स्कैन करोगे, ठीक, तो वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना, स्कैनर और प्रिंटर में कंफ्यूजन हो जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और वहीं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, जॉयस्टिक ये एक गेमिंग डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस। ठीक, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में पहले जिक्र किया हूं, जिस भी माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ दें वो इनपुट हो जाएगा और कंप्यूटर हमको दे आउटपुट। स्कैनर से आप स्कैन करके भैया कंप्यूटर में डाल रहे हो तो वो इनपुट हो गया, लेकिन प्रिंटर से जो कंप्यूटर में है वो हम हमारे पास आ रहा है हार्ड कॉपी के रूप में, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। क्लियर इतनी सी बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ कंप्यूटर डिवाइस या प्रोग्राम विच फंक्शनलिटी फॉर विच प्रोवाइड फंक्शनलिटी फॉर अदर डिवाइस प्रोग्राम। डैश एक कंप्यूटर डिवाइस या प्रोग्राम है जो अन्य डिवाइस या प्रोग्राम के लिए कार्य क्षमता प्रदान करता है। बताइए क्या, एनी आइडिया? ब्राउजर कंप्यूटर डिवाइस या प्रोग्राम नहीं। सर्वर, देखो सुनते नहीं, सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं है, सर्वर नहीं चल रहा है। सर्वर क्या है एक्चुअल में, एकदम आसान भाषा में समझे तो ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर डिवाइस है, समझ लो ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सर्विस दे रहा है, जो सर्विस देता है, जो दूसरे कंप्यूटर्स को क्या देता है, सर्विस देता है, जो दूसरे कंप्यूटर को। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सर्वर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस देता है, सर्विस देता है। और जो सर्विस ले रहे हैं ना, मतलब जिन कंप्यूटर को सर्विस दे रहा है वो दूसरे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लाइंट्स कहलाते हैं। मतलब जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करोगे, जैसे यही मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, गूगल क्रोम में फिर मैं कुछ भी कोई वेबसाइट खोल लिया, google.com खोल लिया, उसके बाद जो मेरे को वेब पेजेस सामने दिखाई दे रहे हैं वो कौन, कहीं ना कहीं कोई सर्वर ऑपरेट कर रहा है जो मेरे को ये वेब पेजेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सर्वर के बहुत सारे प्रकार भी होता है, जैसे ईमेल सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया। वेब सर्वर मतलब जैसे मैं ब्राउज़र में जाके कोई वेबसाइट सर्च करूं तो वेब सर्वर क्या करेगा, मेरे को वो सारे वेब पेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक, समझ आ रही बात? वैसे ही ईमेल सर्वर होता है, जितने भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो सबको मैनेज करने का काम ईमेल सर्वर का रहता है। गेम सर्वर रहता है, कई सारे गेमिंग आप देखे होगे ऑनलाइन खेलते जुड़ के, जैसे पबजी था, ऑनलाइन कहीं से भी अलग अलग प्लेयर जुड़ते थे, तो ऐसे गेम सर्वर होता है। तो गेम सर्वर क्या करता है, एक होस्ट के रूप में काम करता है। होस्ट जो आयोजन करा रहा है, सब अलग अलग प्लेयर्स उसमें जुड़ेंगे, वो गेम सर्वर हो गया। समझ आई बात? तो सर्वर जो सर्विस दे रहा है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो बाकी लोगों को सर्विस दे रहा है, और जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसको मैं फिर से चार्ट लिखा रहा हूँ और आप फिर से लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए 100 यूनिट अगर आपको याद करने, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट कर लेना, रिपीट हो रही है तो उसको अच्छे रट लो। कम से कम 50-60% एकदम रटाया जा रहा था, तो बाकी 50-60 यूनिट को याद करने में आसानी हो जाती, बर्डन नहीं लगता।
इसको मुंह जबानी याद रहना चाहिए। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करके एक चैप्टर मिलेगा आपको, उसमें सारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन पढ़ना है। उसका पूरा सार मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ पांचों जनरेशन का, फिर से कल वाले में बताया हूँ। देखो कंप्यूटर को अलग अलग दशक के हिसाब से, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से 5 जनरेशन में बांटा गया है। ठीक, कंप्यूटर के इतिहास को 5 जनरेशन में बांटा गया है। ये 5 जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब शुरुआत करेंगे 1940 से, 1940 से, इस दशक से। और ये वाला फिगर याद रखना 15 10 10 15, 15 10 10 15, 1940 से शुरुआत करिएगा और 15 10 10 15 का फिगर याद रखना। ये बहुत काम का चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सपोज कोई एक लैंग्वेज पूछ दिया, कोई भी एक लैंग्वेज पूछ दिया और पूछा कि भाई ये कौन से जनरेशन में है। किसी का आविष्कार पूछ दिया, ये आईसी चिप का आविष्कार कौन से जनरेशन में, तो वो आपको जज करने में मदद करेगा कि भैया ये कौन से जनरेशन का बात। ठीक है, फिलहाल 15 10 10 15 याद रखना। अब पहला जनरेशन का अगर टाइम पीरियड आपको पूछा जाए, ये राउंड फिगर में लिया हूं है ना, 1-2 साल आगे पीछे हो जाएगा, राउंड फिगर में लिया हूं। 1940 से आप 15 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। 1955 से 10 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 1965 से 10 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। 1975 से 15 जोड़ना लास्ट 90 हो जाएगा। और 1990 से सो ऑन, मतलब अब तक क्या चले आ रहा है, 5वां जनरेशन। ये पूरा 5वां जनरेशन का आपको क्या याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए। ठीक, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका पूरा मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ध्यान रखना, इनमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई, ये कई बार पूछा जाता है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, ये सारे पॉइंट्स कई बार पूछे गए। तो ऐसे याद रखना, जब कुछ नहीं रहता तो खाली रहता है। कोई बच्चा आ रहा है तो उसका भैया दिमाग खाली है, खाली है मतलब क्या हो गया, वो वैक्यूम है ना। तो जब कुछ नहीं होता मतलब शुरुआती दौर पे क्या होता है, वैक्यूम होता है, ऐसे याद रख लेना। तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया, किसका, वैक्यूम ट्यूब। फिर बदलाव आया, बदलाव को बोलते हैं ट्रांजिशन। अंग्रेजी में बदलाव मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन। तो दूसरे जनरेशन में बदलाव आ गया, ट्रांजिशन आ गया, तो ऐसा रखना ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, ट्रांजिस्टर। तीसरे जनरेशन में याद रखिएगा आईसी चिप का यूज हुआ। आईसी चिप फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका आविष्कारक पूछते कौन है बताइए, किल्बी और रॉबर्ट नोई, है ना। वो शक्तिमान वाले में आता था, अंधेरा कायम रहे, किल्बिस नाम था नहीं, वही किल्बिस है। ठीक है, आईसी चिप। और इसी में ही स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म सबका रखना, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये टेक्नोलॉजी का यूज हुआ किसमें, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में ध्यान रखना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ और माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आप याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, फोर्थ जनरेशन। आईसी चिप कौन से जनरेशन में यूज हुआ, थर्ड जनरेशन। कभी कभार हो सकता है इसकी डिस्कवरी आपको थोड़े दूसरे ईयर में देखने को मिले, लेकिन जनरेशन कोई दूसरा मिले। तो वो इस सेंस में होता है उसका व्यापक उपयोग किस जनरेशन में किया गया, उस आधार पे हम उस जनरेशन में बांट देते हैं। ठीक है, समझिए बात। ठीक, तो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ध्यान रखना माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ, फोर्थ जनरेशन में। फिर फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी, तो याद रखना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर। ठीक, अब ध्यान देना लैंग्वेजेस, ये तो टेक्नोलॉजीज थी, ये पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं। लैंग्वेज, कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज होता है तो समझेगा भाई। तो पांचों जनरेशन में कौन कौन से लैंग्वेजेस का यूज किया गया, तो ध्यान रखना पहले में मशीन लैंग्वेज एमएल, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज एएल, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज थे। फिर तीसरे में लो लेवल भी यूज किया गया मशीन, और हाई लेवल भी। हाई लेवल की शुरुआत हो गई, लेकिन ये नहीं पूछेगा हाई लेवल, वो बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रकार दे देगा, पूछता है वो कौन से जनरेशन में, तो वो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग से। इसमें भी HLL और इसमें भी HLL, लेकिन यहीं पे आर्टिफिशियल लैंग्वेज का भी उपयोग होना चालू हो गया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। और पूछा जाए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को आप किस जनरेशन में रखेंगे, फिफ्थ जनरेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के खुद का दिमाग नहीं होता, लेकिन खुद का विवेक, उसके अंदर इमोशन डालने का प्रयास किया जा रहा है एक रोबोट में। ठीक है,
उसके अंदर भी फीलिंग डालने की कोशिश की जा रही है। एआई वैसे काम करता भी है, उस दौर में पहुंच गया है हमारी धरती। कुछ सालों में एआई का व्यापक उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हो गए, लैंग्वेजेस हो गए। क्या, लैंग्वेजेस। अब इसके बाद एक और चीज आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ। तो उसको आसानी से याद रख सकते हो आप। बी से क्या रिप्रेजेंट होता है, 2। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज, बैच ओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ पूछे तो सेकंड जनरेशन में। कैसे याद रहेगा, बी से बैच, बी से 2 रिप्रेजेंट होता है, मतलब ठीक है। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम, जिसमें टाइम टाइम जुड़ गया, तो टाइम टी से टाइम, टी से 3, ठीक है, समझे। तो टी से टाइम, टी से 3, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या क्या बताया था, रियल टाइम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ पूछा है तो थर्ड जनरेशन में। क्लियर, थर्ड जनरेशन में। उसके बाद ध्यान रखिए, फोर्थ जनरेशन में जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने वाले विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में यूज हुआ तो फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ वाले में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ध्यान रखना यूनिक्स, यूनिक्स भी किस में यूज हुआ पूछने, फोर्थ जनरेशन में। क्लियर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप याद रखना। 3 जनरेशन का बताया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखना आसान है, बी से बैच, बी से 2। टाइम वाला टी से टाइम, टी से 3। और जी यू आई, जी से 4। नहीं समझे, कोई दिक्कत। जी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस। मैं बहुत पहले डॉस पे कॉम किया, डॉस पे, डिस MS डॉस पे। तो उस पे ना कोई फोटो देखने को नहीं मिलता था आपको। जैसे अभी कंप्यूटर ओपन करोगे ना तो फोटो दिखने को मिलता है, आइकन दिखता है, माई कंप्यूटर आइकन है, क्लिक किए, उसमें घुस गए। जब वो MS डॉस पे आप काम करते ना तो वो कैरेक्टर बेस्ड था, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। जैसे अभी आज के कंप्यूटर GUI बेस्ड हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड हैं। उस समय के CUI बेस्ड थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कोई भी आप कमांड डालोगे तभी काम करेगा, ठीक। अभी व्हाट्सएप आइकन बना हुआ है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आप व्हाट्सएप पे घुस गए, तो ये क्या है, ग्राफिक्स GUI है, ठीक है। आइकन पे क्लिक किया और तो ये GUI बेस्ड होते हैं। तो ये पूरा चार्ट आपको याद रहना चाहिए। काम का एक चैप्टर है पूरा, इस चैप्टर का सार है। क्लियर, जो बच गया वो एक्स्ट्रा क्या है, उसके आविष्कारक कौन है, यही सब पूछा जाएगा, ठीक। मेमोरी वाला तो बता ही दिया था, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर क्विक क्लोजिंग ऑफ द करंट एप्लीकेशन। करंट एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के लिए ऑल्ट प्लस F4, ठीक है, बिल्कुल। ऑल्ट प्लस टैब से क्या होता है ये बताइए। ऑल्ट प्लस टैब से ना, जो आप ऐप, दुनिया भर का ऐप चला रहे होगे, प्रोग्राम चला रहे होगे, उनमें स्विच करेगा, स्विच बिटवीन ऐप, ऐसे लिख लेना, स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस, एप्स। ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो खुल जाएगा एक, सारे जितने आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो, लेफ्ट राइट एरो करके दबा के जिस प्रोग्राम में जाना चाहो, जिस एप्लीकेशन में जाना चाहो वहां जा सकते हो। ऑल्ट प्लस टैब, टैब बटन का काम ही होता है इधर से उधर खिसकना। जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारा लाइन से नाम आएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, भाई बहन, कौन सा डिग्री है, ये सब पूछा जाता है कि नहीं। तो या तो माउस से पकड़ के कर्सर में क्लिक करते रहो, या टैब दबाओ, एक जगह एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चल देता है, कभी फॉर्म भर के देखना। तो टैब का काम ही है खिसक जाना, ठीक है। नॉर्मल जब आप MS वर्ड वगैरह में टाइप करोगे तो खाली स्पेस दोगे ना, तो एक ठोक स्पेस बार रहता है, उसको दबाओगे तो एक एक कैरेक्टर के लिए जगह छोड़ेगा। टैब दबाओगे तो इतना इतना इंटेंट छोड़ते जाता हुआ है, ठीक। तो टैब का काम ही है खिसकना। ऑल्ट प्लस टैब याद रखना, वैसे स्विच बिटवीन एप्लीकेशन अलग अलग। ऑल्ट प्लस 4, देखो ऑल्ट प्लस 4 क्या करता है, जितने एप्लीकेशन चल रहे सबको क्लोज कर देगा, जितने क्लोज ऑल एप्स, सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। ये चीज तो सर आप कंट्रोल प्लस W भी कर बताओ क्या, हाँ, कंट्रोल प्लस W दबाओगे ना
तो भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, लेकिन सारे क्लोज नहीं होंगे, जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्लोज होता है। कंट्रोल+W विंडो क्लोज करके बताया था नहीं। Alt+4 से याद रखना, स्विच ऑफ का, स्विच ऑफ टास्क बार भी ओपन हो जाता है, स्विच ऑफ। जैसे सारे प्रोग्राम रन हो गए और कुछ नहीं है, अब आप Alt+4 दबा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शट डाउन, स्विच ऑफ बोलता हूँ, स्विच ऑफ मोबाइल है, शट डाउन इसके लिए यूज कर लो, है ना, शट डाउन ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंप्यूटर शट डाउन होता है, एंटर दबा दोगे शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोरोना के टाइम में जूम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ होना, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब हो। तो जूम ऐप पे ना बहुत लोग बहुत मजाक किए हुए हैं, यूट्यूब में कभी सर्च करना, देखना मज़ा आएगा देखने में। तो उसी में था, एक जन बोल रहा है, कोई भी बाहर से एंट्री मार लेता था, लिंक मिल जाता था, बाहर से एंट्री मार लिया, वो गाली दे रहा है उधर टीचर को, समझ ही नहीं आ रहा कौन बक रहा है। वैसे ही एक टीचर, सर आपका जो स्क्रीन है उतना क्लियर नहीं है, हाँ तो बेटा क्या करूँ सर, Alt+F4 दबाओ, बंद। ठीक है, तो देखना कभी जाके यूट्यूब पे अच्छे अच्छे उसके क्लिप्स मिलेंगे आपको देखने को। F5 से क्या होता है बतावा, रिफ्रेश होता है। Ctrl+D से क्या होता है, हाँ डिफॉल्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डिफॉल्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सब याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द OS, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। ये देखो, ये मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे करेगा, है ना, ये सारे करेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट सब ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, उसी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होनी है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन नहीं करेगा। लेकिन मेलवेयर प्रोटेक्शन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम मेलवेयर प्रोटेक्शन का नहीं है, मेलवेयर प्रोटेक्शन का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस वो सब का काम है। तो ये कौन सा काम नहीं है पूछा है, तो ये वाला नहीं है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, मेलवेयर प्रोटेक्शन। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस का काम है, जो भी दूषित प्रोग्राम है उसको देखेगा, चेक करेगा, भगाएगा। ठीक, विच बटन शुड बी क्लिक्ड टू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द प्रिंटेड हैंडआउट्स फॉर अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, ये मालूम क्या आपको, कभी यूज किया पावर पॉइंट। ठीक, कैसे भूल गया कि सब सीवी रमन वाले बैठे हो, चलो ठीक है। जैसे पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाओगे ना, जैसे कभी कभार पहले मैं नोट्स ये MS वर्ड में बनाते हैं, MS वर्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, पावर पॉइंट में बनाते थे 16:9 का फॉर्मेट आता था, ये A4 साइज पेपर वाला था, तो पहले उस पर PPT बनाते रहते थे। देखो व्यू टैब में आप जाओगे ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, और स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, सब चीज़ को दिखाता हूँ, अगर मिल जाए देखने को तो। पावर पॉइंट में जब आप काम करोगे ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है, तो बहुत सारे फाइल, व्यू, रिव्यू ऐसे सेक्शन मिलेंगे, उसमें व्यू टैब में जाओगे ना, व्यू टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ये सब देखेंगे। इसको पहले दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मास्टर व्यू करके आ रहा है, ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का लोगो दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक सेक्शन हो सकता है ऑनलाइन में नहीं दिखे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं दिखेगा तो बस महसूस कर लेना। ये आपका व्यू टैब है, पावर पॉइंट में से बहुत सारे टैब मिलेंगे, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, और मेरा सुझाव रहेगा कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड इसको खोल लेना। एक्सेस को नहीं खोलोगे चलेगा, ये तीन, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड, सबको खोल लेना, सबके टैब में जा जा के देखना एक बार कि क्या क्या फंक्शन है, और उसको याद कर लेना, कुचक कुचक के देख लेना, ठीक है, वो तब याद रहेगा। ये व्यू टैब है, इस व्यू टैब में जाओगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये आपका मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर,
और हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ये 3 टाइप के मास्टर दिखेंगे, ये बोलते हैं मास्टर व्यूज़। अब होता क्या है 3 में से 2 का यूज़ किया हूँ तो 2 का फंक्शन बता रहा हूँ, नोट्स मास्टर पता नहीं क्या होता है इसमें। पहले तो यही ध्यान रख लेना ये कौन से टैब में खुलेगा, व्यू टैब में। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, जैसे मैं बहुत सारे पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाया हूँ आपको समझाने के लिए, कोई नोट्स बनाया हूँ अलग अलग स्लाइड, तो क्या होगा जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर क्लिक करूंगा ना तो एक ठोक मास्टर स्लाइड खुल जाएगा, मास्टर स्लाइड खुल जाएगा। इसमें मैं अपने कंटेंट को किस टाइप से टाइप करना चाह रहा हूँ उसका एक फॉर्मेट खुल जाएगा। जैसे मैं ऊपर में बस एक हेडिंग रखना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा स्पेस वो घेरेगा, और जो मेरा कंटेंट होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये कंटेंट के लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है। या एक स्लाइड में इतना बड़ा भैया हेडिंग रहेगा, इतने में कंटेंट, कोई भी एक फॉर्मेट खुल जाएगा, समझ आई बात। तो जैसे ही स्लाइड मास्टर में क्लिक करूंगा एक ठोक मास्टर स्लाइड खुल जाता है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं मास्टर स्लाइड को सेलेक्ट करके पूरे कलर लाल कर दिया, इसका प्रभाव सारे स्लाइड्स में मेरे को देखने मिल जाएगा, क्यों, ये मास्टर स्लाइड है। ठीक, समझ आई बात। इधर मैं इसको ग्रीन कर दिया, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, जो भी चेंज मास्टर स्लाइड में करूंगा वो सारे स्लाइड्स में ओपन है। ये किस में होता है, स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर जैसे ही दबाओगे सबसे पहला ठोक स्लाइड खुलेगा, उसको मास्टर स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, स्लाइड मास्टर में मास्टर स्लाइड खुल जाता है। क्लियर। तो सर ये हैंड आउट मास्टर क्या है, ये हैंड आउट मास्टर ना एक समझ लो प्रिंटेड फॉर्मेट किसी को देने के लिए होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट। मान के चलो मैं 6 ठोक अलग अलग स्लाइड बनाया हूँ, किसका, टेस्ट सीरीज का। भाई टेस्ट सीरीज का लोगो वगैरह देखे होगे, उसको दबाओगे ना तो यही खुलता है। ये देखो हैंड आउट मास्टर 3 ठोक डब्बा दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट वैसा रहता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अलग अलग टेस्ट सीरीज बनाया हूँ, हॉस्टल वार्डन का फुल लेंथ, मैथ्स वाला, बाल मनोविज्ञान वाला, सबकी अलग अलग जानकारी। यहाँ बढ़िया मेरा सुंदर सा फोटो रहता है, बाजू में डिटेल, और यहाँ पे प्राइस डिस्काउंटेड करके। ठीक है, ये ऐसी सब में अलग अलग फोटो, अलग अलग जानकारी है। मैं 6 ठोक को जान रहा हूँ भैया कि मैं आपको एक ठोक पेज में प्रिंट आउट करके दे दूँ, किसमें क्लिक करूँगा, हैंड आउट मास्टर में। यहाँ स्लाइड्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये 6 ठोक रहेगा, अब 4 ठोक रहेगा, 2 ठोक रहेगा, 1 ठोक रहेगा, वो वहाँ पे ऑप्शन दिए रहता है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा देखो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंटेड हैंडआउट्स, और नाम से क्लियर है हैंडआउट, हैंडआउट मास्टर में होगा। डिजाइन और लेआउट को बदलने के लिए किस बटन पर क्लिक करना चाहिए, हैंडआउट मास्टर। स्लाइड मास्टर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन स्लाइड मास्टर का उपयोग में बता दिया। ठीक, क्लियर इतना। द कोर एलिमेंट्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, HLL पढ़े, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका आंसर डायरेक्ट नोट करना, कीवर्ड्स, ऑपरेशंस, पंक्चुएशंस, इसका आंसर है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो कीवर्ड है, ऑपरेटर है और पंक्चुएशन है। तीनों क्या चीज होता है, देखो कीवर्ड मतलब ना कोई भी वर्ड दिए रहेंगे उसका स्पेसिफिक मतलब डिफाइन रहेगा। जैसे DEF लिख दिया तो इसका मतलब है भैया डिफाइन, डेफिनेशन। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जिसका पहले से मीनिंग डिसाइडेड रहता है, उस हिसाब से लैंग्वेज वो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। ऑपरेटर, ऑपरेटर में ऑपरेशंस होते हैं। बोले सर कैसा ऑपरेशंस, अभी ऑपरेशंस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, और किस टाइप का, एक होता है लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल में क्या हो जाएगा, इफ, नॉट, ये सब, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। एक कंपैरिजन वाला आता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, साइन स्मॉलर देन, ये सब ऑपरेटर्स के अंतर्गत कवर होते हैं। पंक्चुएशन में कोई भी जो सेंटेंस को खत्म करने का काम करता है या उसमें ब्रेक लगाने का काम करता है उसको पंक्चुएशन बोलते हैं। जैसे कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ये सब। बस उतना ही ध्यान रखना, कीवर्ड्स, ऑपरेटर और पंक्चुएशन ये तीनों हाई लेवल प्रोग्राम के हिस्से हैं, कोर एलिमेंट्स हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये है। तो तीनों वर्ड याद रखना, कीवर्ड, ऑपरेटर्स और पंक्चुएशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये सारे के सारे लैंग्वेज है, लेकिन ध्यान रखना साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है फोर्ट्रेन को। ठीक, ध्यान रखना, किसको, फोर्ट्रेन को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉर्मूला
FOR से फॉर्मूला और ट्रांस से ट्रांसलेशंस। बेसिक का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, तो इसका आंसर फॉर्ट्रेन है। 1957 में जॉन बेकस ने इसका आविष्कार किया था, जॉन बेकस ने। बेसिक का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछा जाता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्का का कोई फुल फॉर्म नहीं है। क्या बोल रहे हो? ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जॉन बेकस, वो कमीनी वाला ऊपर है। कमीनी जो कोड्स बोल रहे हो ना, उसको ऐसे याद कर लिया था कि ये इसका नाम ही कमीनी है साइंटिस्ट का, जॉन केमिनी और थॉमस कुड्स। जॉन केमिनी ऐसी कुछ स्पेलिंग है, और थॉमस कुड्स। ठीक है, ये जॉन बेकस है। दोनों में डिफरेंस याद करा दे रहा हूँ, देखो। फॉर्मूला कई लोगों को मैथ्स बकवास लगता है, फॉर्मूला मतलब मैथ्स, मैथ्स बकवास लगा, और बकवास लगता है आजू बाजू से पूछते हो साथ मिलके बनाते हो कि नहीं बनाते, ऐसे साथ याद रखना 1957। और बकवास लगता है तो जॉन बेकस। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का आविष्कारक कौन है पूछा जाए तो जॉन केमिनी और थॉमस कुड्स। तो ये कुत्ता कमीना ऐसा टाइप का याद आ रहा है, तो ये सब कैसी गाली है? बेसिक गाली है। तो सर एडवांस वाला क्या होता है? एडवांस वाला मेरे को नहीं मालूम, मैं कभी नहीं दिया। कोबोल जो है ग्रेस मुर्रे, कोबोल के आविष्कारक है ग्रेस मुर्रे। पास्कल का है निकोलस, निकोलस रिथ या रथ, ऐसे कुछ नाम है, निकोलस रिथ। तो पास्कल से ना एक ठो गाली आ जाता है रास्कल, अंग्रेजी में एक ठो गाली रास्कल। तो जैसे मूड खराब होता है तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? निकल रास्कल, ऐसा। तो निकल से ना निकोलस, रास्कल से याद रख लेना पास्कल। अब इंडियन टीचर होता तो कैसे बकता, मत पूछ। ठीक है, ठीक है, लिखा। द फंक्शन ऑफ अ रोलर बॉल इन द माउस इज, द फंक्शन ऑफ अ रोलर बॉल इन द माउस इज क्या है? रोलर बॉल, माउस देखिए नहीं ऐसा, ये वायर लगे रहेगा या वायरलेस माउस है तो बिना वायर का। यहाँ पे ये लेफ्ट क्लिक वाला बटन और ये राइट क्लिक वाला बटन, बीच में एक ठोक क्या रहेगा? स्क्रॉल बार रहेगा। ठीक है, तो रोलर बॉल या स्क्रॉल बार, तो इससे क्या करोगे आप? हाँ, ऊपर मूवमेंट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, तो टू गिव अ मूवमेंट सिग्नल टू द सिस्टम। ठीक, आज की फिलहाल यही तक। पुराना याद करते जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सब भूल जाओगे, शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। तो पुराना रिवाइज किया करो ईमानदारी से, आते हो तो रिवाइज करके आया करो, ठीक है? नहीं तो भूल जाओगे।